गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम आपको कथा भारती की कहानी बलिदान जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है। तो प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ कथाकार माना जाता है। तो बच्चों इस कहानी में एक ग्रामीण श्रमिक तथा किसान वर्ग की जो अपने खेतों से और खेती से इतना लगाव रखता है, इतना स्नेह की भावना रखता है कि अपनी उस खेती के लिए वो चाहे कुछ भी कर ले। अगर उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए उसे अपना सब कुछ गंवाना भी पड़ जाए तो वह उसके लिए भी तत्पर रहता है। चाहे वह स्वयं बीमार हो जाए, अपनी उपेक्षा करके अपने इलाज पर वह भले ही खर्च ना करे, लेकिन लेकिन वह अपनी खेती के लिए अपनी सारी हस्ती मिटा देता है, क्योंकि वो अपनी खेती को क्या मानता है, अपने खेतों को क्या मानता है, अपनी मातृभूमि के समान मानता है। तो बच्चों इसमें प्रेमचंद जी ने एक किसान हरखू है और उसके बेटे गिरधारी को लेकर बलिदान की कहानी का ताना बाना बुना है। तो चलिए शुरू करते हैं बलिदान कहानी। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है कि जैसे मौजे बेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, इनका नाम मंगल सिंह हो गया। क्योंकि जैसे यदि मनुष्य की आर्थिक अवस्था नीची है तो उसे यदि कोई मंगरू कहकर पुकारे, और जब वही उसकी आर्थिक अवस्था अच्छी हो जाती है, वह कांस्टेबल हो जाता है, तो उसका नाम मंगल सिंह हो जाता है। तब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहिर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया। जो कल्लू अहिर है इसमें, जिसने थानेदार साहब से मित्रता कर ली और वह गांव का मुखिया बन गया, उसका नाम कालिका दीन हो गया। यानी कि उसका नाम कल्लू से कालिका दीन हो गया। अब उसे कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरकचंद कुर्मी अब हरखू हो गया। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी। जो इसमें हरखू है उसका नाम पहले क्या था? हरकचंद कुर्मी। कि उसके यहाँ पहले शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी, कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमदनी ने उसे मटियामेट कर दिया, यानी कि उसका कारोबार चौपट हो गया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया कि उसका सब कुछ समाप्त हो गया था। 70 वर्ष का बूढ़ा जो तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। इसमें उसकी आर्थिक अवस्था का वर्णन किया है कथाकार ने कि जो पहले आरामदायक तकिए पर बैठा होता था और नारियल पिया करता था, अब वह अपने सिर पर टोकरी रखकर खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल से वह भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। अर्थात मतलब कि जो हरकू है वो भले ही उसका कारोबार चौपट हो गया हो, लेकिन उसमें स्वाभिमान की भावना अभी भी भरी हुई थी। इस पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरकू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक ही हल की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में, जो पंचायतें होती हैं गांवों में, जिसमें 5 व्यक्ति पूरे गांव की देखरेख करते हैं, उन्हीं की बातें मानी जाती हैं, उनमें भी आपस में कलह होती। उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। यानी कि जो हरकू है उसकी सहमति अगर वो किसी चीज को कह दे तो वो भी सम्मान से माना जाता था। वह जो बात कहता है बेला कहता है। गांव के अनपढ़े उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते।
हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। वह बीमार जरूर पड़ता, क्वार मास में मलेरिया से कभी ना बचता था, यानी कि उसे हर क्वार के महीने में मलेरिया चढ़ता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। चंगा यानी कि ठीक हो जाता था। इस वर्ष कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की। परंतु अब की ज्वर ज्वर यानी कि बुखार मौत का परवाना लेकर चला था। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरकू चारपाई से न उठा, यानी कि अब हरकू ज्यादा बीमार हो गया था। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीखें पिलाता, यानी कि उसे नीम के काढ़े पिलाता, कभी गुर्ज असद, कभी गदा पूर्णा की जड़, यानी कि जो जड़ी बूटियां होती हैं, तो वह उन्हें पिलाता रहता। पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता था। हरकू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा, बिना दवा खाए अच्छे न होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? यानी कि जो मंगल सिंह उसको देखने के लिए आए थे, किसको? हरकू को देखने आए थे, उन्होंने उसे कहा कि बिना दवाई खाए अच्छा नहीं होंगे, तो आप दवाई क्यों नहीं लेते हो? तो हरकू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की ढेर थोड़ी है कि बिना दर्पण के अच्छे हो जाओगे। यानी कि जब कालिका दीन भी उसके पास आकर उसने भी दवा के लिए कहा, तो हरकू ने उसी मंद भाव से कहा तो लेते आना। लेकिन रोगी को देखाना एक बात है, दवा लाकर देना उसे दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है और दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली और न कालिका दीन ने, न किसी तीसरे ही ने। क्यों नहीं ली? क्योंकि उस हरकू ने किसी को भी पैसे दवा लाने के लिए नहीं दिए थे। हरकू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया, वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतराकर निकल जाते। कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नजर बचा जाते। या तो उसे सूझता ही नहीं था, यानी कि या तो हरकू समझना ही नहीं चाहता था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसों को भी जान से प्रिय समझता था, अथवा जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा न आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती चली गई। इसकी? हरकू की दशा दिनों दिन बिगड़ती चली गई। यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया, यानी कि हरकू की मृत्यु हो गई। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम के साथ निकाला, क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया, कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई, यानी कि उस गांव में उस समय होली नहीं मनाई गई। न अबीर, न गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरकू को कोसते जरूर थे कि इस बुड्ढे को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता। लेकिन इतना निर्लज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वो गांव के लोग कोसते जरूर थे, लेकिन इतना भी कोई बेशरम नहीं था कि कहीं किसी के यहाँ मृत्यु हुई है और वे लोग आनंद मनाते। वह शरीर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसी को रोने पीटने की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंची। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। इसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई कठिनाई लगे तो मुझसे लिखकर पूछ लेना। धन्यवाद।